सारे। चकवाली एक्सपर्ट, जीत का इरादा, हर शहर में अपना सादा। यहाँ की बातें, वहाँ के नजारे, हर पल में है रंग प्यारे। चकवाली एक्सपर्ट, जीत का इरादा, हर शहर में अपना सादा। यहाँ की बातें, वहाँ के नजारे, हर पल में है रंग प्यारे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है और मैं इस वीडियो में आप लोगों को वो सारी बातें बताऊंगी जो आप लोग मुझसे पूछते आ रहे हैं, जिसमें मेन क्वेश्चन यही होगा कि हम लोगों ने जर्मनी में कैसे घर बाय किया और हम लोगों ने ये डिसीजन कैसे लिया कि हम लोगों ने ओल्ड हाउस ही लेना है और पुराना घर ख़रीदने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें माइंड में रखनी चाहिए, फाइनेंसिंग ऑप्शंस और हमारी रेनोवेशन कॉस्ट कितनी आई है। ये सारी बातें हम इंशाल्लाह डिटेल में आज करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें हाउस रेनोवेशन व्लॉग्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं। तो अगर तो आप उस सीक्वेंस के साथ ये वीडियो आके देखते हो तो शायद आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले, लेकिन फिर भी इतना बड़ा मसला नहीं है। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि ये वीडियो देखने के बाद आप लोग वो वीडियोज़ लाज़मी देखें। इसलिए नहीं कि मुझे व्यूज़ मिलें, बल्कि इसलिए कि जो लोग डीपली समझना चाहते हैं ना हाउस रेनोवेशन को, तो उनके लिए वो वीडियो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। सबसे पहले बात करेंगे कि कौन एलिजिबल होता है। तो अगर तो आपके पास नेशनैलिटी है तो आप एलिजिबल हैं, आप ईयू सिटीज़न है तो भी आप एलिजिबल हैं। लेकिन अगर आपके पास नेशनैलिटी नहीं है और पीआर नहीं है तो भी आप एलिजिबल हैं, क्योंकि आपके पास सिर्फ वैलिड रेजिडेंस परमिट यानी जिसको हम ऑफनथार्नस्टेटल बोलते हैं वो होना चाहिए। के साथ आपकी स्टेबल इनकम है तो भी आप एलिजिबल होते हो। क्योंकि हमारे फ्रेंड्स हैं उनके पास अभी पीआर नहीं है बट उनके पास वर्क वीज़ा है वैलिड वाला, तो उन्होंने भी घर बाय किया है। हम लोगों ने ये घर 2020 अगस्त में ख़रीदा था, तब उज़ैर के पास नेशनैलिटी थी तो तब भी घर हमें मिल गया था। अब ये डिसाइड कर लेते हैं कि आपने अभी घर ख़रीदना है तो बहुत ज़्यादा ऐप्स हैं, जैसे इमोबिलियन स्काउट है, इमोवेल्ट है, ईबे क्लाइनेंसाइगन है। आप इनकी ऐप्स डाउनलोड कर लीजिए और कुछ चीज़ें बेसिक इंसान को पता ही होती हैं, जैसे उसने किस जगह पे घर ख़रीदना है, उसने नज़दीक तरीन क्या चीज़ देखनी है यानी ग्रोसरी स्टोर, स्कूल्स वगैरह, ये ऑप्शंस। कुछ लोग वोनुंग प्रेफर करते हैं, अपार्टमेंट्स प्रेफर करते हैं, लेकिन हम लोगों की प्रायोरिटी क्योंकि घर थी और वो भी एक मल्टीपल फैमिली हाउस था। ये हर किसी की अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं और जो मेरा व्लॉग है वो मोस्टली जो है वोनुंग नहीं बल्कि हाउस रिलेटेड व्लॉग इसलिए है क्योंकि हाउस की रेनोवेशन में और एक वोनुंग की रेनोवेशन में थोड़ा सा फ़र्क होता है। इसके अलावा जितने भी बैंक्स होते हैं सिटी वगैरह में, आप अगर वहाँ से गुजर रहे हैं तो हमेशा देखा करें कि बैंक्स के बाहर एड्स लगे हुए होते हैं मुख्तलिफ घरों के। कभी कभी वो जो घर होते हैं वो डायरेक्ट बैंक खुद सेल कर रहा होता है और उनके एड्स आपको इमो स्काउट वगैरह पे नहीं नज़र आएंगे। तो इसलिए बेटर होता है कि आप अगर कहीं से गुजर रहे हैं ऐसी जगह से तो चेक कर लिया करें कि कोई घर कहाँ सेल पे लगा हुआ है और फ़ोटो बना लिया करें। और ये वो तरीका है जो हम लोगों ने खुद भी फॉलो किया था और हमारे 2 फ्रेंड्स ने भी फॉलो किया जिन्होंने अभी रिसेंटली घर खरीदा है। तो ये वीडियो टोटली मेरे अपने एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। अगर किसी और का कोई और एक्सपीरियंस है तो कमेंट्स में बता दें ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो जाए। अच्छा, व्लॉग का जो ये वाला पार्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो कोशिश करें कि ये आप स्किप ना करें। अब आप लोगों को आप लोगों ने वेबसाइट पे या कहीं पे भी घर देखा है, आपको पसंद आ रहा है, आपकी क्राइटेरिया पे वो पूरा उतर है, तो आपने करना ये होता है कि आपने मैसेज करना होता है। कहीं ना कहीं उस ऐड के पास हाउ टू कॉन्टैक्ट की कोई इन्फॉर्मेशन होती है, कोई ईमेल, कोई फ़ोन नंबर या ज़्यादातर जो है वो सेफ मैसेज रहता है। तो आप उनको मैसेज करते हो और फिर आप एक छोटी सी कन्वर्सेशन होती है जिसमें वो आपको बताते हैं कि आप इतने बजे आ जाएं, टर्मीन वो आपको देते हैं और आपने उस टर्मीन पे जाना होता है। और एक घर को बहुत सारे लोग देखते हैं। अगर आपकी जर्मन इतनी अच्छी नहीं है अभी तो आप अपनी किसी फ्रेंड को भी साथ लेके जा सकते हैं अपॉइंटमेंट में। कोई ऐसा ट्रस्टवर्दी पर्सन, कोई अंकल हैं आपके, कोई भी पर्सन जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं, आप उसको साथ लेके जा सकते हो। अगर तो आप थोड़े बहुत एक्सपर्ट हैं तो फिर तो, और आपको घर की कंडीशन भी अच्छी लग रही है और जो हाउस का ओनर है या जो भी निगोशिएटर है जो आपकी अपॉइंटमेंट में आपको गाइड कर रहा है, उन्होंने आपको सब कुछ बता दिया है, जी इस घर में ये मसले मौजूद हैं, तब तो आपको गुड आफ्टर लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको घर भी पसंद है, आपको कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो आप एक गुड आफ्टर लेके जा सकते हो। गुड आफ्टर एक बंदा होता है आम लफ्ज़ों में जो आपको बताता है जी इस घर में ये मसला है और आपको ये इम्प्रूवमेंट करनी है।
और हमारे केस में ये हुआ था कि जो गुड एक्टर था, वो बैंक ने अपनी तरफ से भेजा था, क्योंकि बैंक ये कह रहा था कि उनको भी श्योरिटी चाहिए कि वो जो घर सेल करा रहे हैं, वो क्या ठीक है, उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो ऐसा भी होता है, ये फ्लेक्सिबल होता है, ये बिल्कुल वो नहीं होता कि जी ये करना ही करना है, ये ऑप्शन बहुत फ्लेक्सिबल होता है, तो कुछ भी किया जा सकता है इस सिचुएशन के ऊपर। और वो क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको लाज़मी पता होना चाहिए घर खरीदने से पहले। सबसे पहले तो आप जब विज़िट करेंगे ना, टर्मीन पे जाएँगे, मैं टर्मीन अपॉइंटमेंट, कुछ लोग क्योंकि जर्मनी में बिल्कुल नए आए हैं तो बीच में मैं डॉइच के वर्ड्स बोल देती हूँ, तो उनके लिए मैं इंग्लिश भी बोल देती हूँ कि जब आप अपनी अपॉइंटमेंट में जाएँगे, आपने जितना भी पूरा घर है ना, सारा घर इंक्लूडिंग उसकी बेसमेंट, उसका पहला फ्लोर, उसका ऊपर वाला, और जो डार्क केशोज़ होती है, जो सबसे ऊपर वाली जो फ्लोर होता है, आपने सारी दीवारें चेक करनी है, ध्यान से चेक करनी है, दीवारों की छतें चेक करनी है, और आपने ये देखना है कि कहीं से कोई दीवार गीली तो नहीं है, क्योंकि अगर कहीं कोई दीवार गीली है और आपको फ़ील हो रहा है कि नहीं यहाँ पे नमी हो सकती थी या नमी आई हुई थी, जिसको कहते हैं मोल्ड डेवलप हो सकती है, तो ये तो बहुत ज़्यादा चांस है कि जो उस घर की लकड़ी है ना, वो पुरानी हो चुकी है और वो लकड़ी आप लोगों ने चेंज करानी है। हमारे केस में ये हुआ था कि हमें घर का कोई स्पॉट गीला नज़र नहीं आया था, लेकिन क्योंकि हम लोगों ने सोचा था कि घर की छत थोड़ी ऊंची करनी है। आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोज़ अगर देखी हैं तो उसमें मैंने पूरा प्रोसेस बताया हुआ है कि हम लोगों ने घर की छत कैसे चेंज की थी, तो उसमें ऑलरेडी ये बात मैंने बताई हुई है, लेकिन मैं फिर बता देती हूँ आपको कि जो जहाँ-जहाँ लकड़ी गीली थी ना, वो लकड़ी हम लोगों ने चेंज की थी। एक बंदा आया था, सिमरमन उसको बोलते हैं। वो जो सिमरमन होता है, वो आपको लकड़ी पूरी चेंज कर देता है, सारा काम कर देता है आपको। तो आपको अगर पता है कि जी हमारे घर की ये लेने से पहले हम लोगों ने छत भी चेंज करानी है, ऑलरेडी आपको ये चीज़ पता है, तो आपने उससे अंगे पोट बनवा लेनी है। आप बेशक 2 या 3 सिमरमन से अंगे पोट बनवा लें, यानी उससे आप बन रेनोवेशन कॉस्ट एक तरह से काउंट करा लें, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अच्छा लकड़ी चेंज कराने के, यानी जो ऊपर बालकनी चेंज कराने हैं लकड़ी के, उस पे इतनी कॉस्ट आ जाएगी। क्योंकि जितने भी 1900 से पुराने घर हैं ना, उनका यही है कि वो लकड़ी के होते थे, छत सारे लकड़ी के घर होते थे। तो ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो है वेरिएशंस आई, सीमेंट के घर छत पे बनना शुरू हुए। अगर तो आपका जो घर है वो सीमेंट का बना हुआ है, तो फिर तो आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें फिर नमी का इतना ज़्यादा चांस नहीं होता है। और इसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी ये भी हो सकती है कि आपको शक है कि जी यहाँ पे नमी आई हुई थी, और लेकिन ओनर कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था, तो आप उससे ये पूछ सकते हैं कि हम ये जो घर छत का छोटा-सा हिस्सा है, क्या ये तोड़ के चेक कर सकते हैं कि अंदर की लकड़ी कैसी है? तो भी आप इस तरीके से भी, अगर तो वो परमिशन दे दे, तो इस तरीके से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि अच्छा इस घर की जो छत है वो चेंज हम लोगों ने करनी है। हम लोगों की घर की छत पूरी चेंज नहीं हुई थी, थोड़ी बहुत उसके लकड़ी के बाल्कन चेंज हुए थे, और उसकी टोटल कॉस्ट जो है वो 8000 यूरोज़ के लगभग आई थी। तो इसीलिए आप अपने सिमरमन से अंगे पोट जब बनवाएँगे, तो वो रेनोवेशन कॉस्ट में फिर आप लोग ऐड कर लीजिएगा। क्योंकि ये वन टाइम कॉस्ट होती है, ये आपको घर लेने से पहले एक बड़ा मेजर खर्चा करना ही होता है, अगर आप लोग पुराना घर ढूँढ रहे हैं तो। दूसरा मेन कंसर्न आपका होना चाहिए कि इस घर के जो पाइप्स हैं वो कितने पुराने हैं। फिर तो सन 2000 1990 से पहले का घर है ना, तो ज़्यादा चांस, बल्कि यही चांस है कि उस घर के जो पाइप है वो ज़िंक के होंगे, और ज़िंक के जो पाइप्स होते हैं वो इतने ड्यूरेबल नहीं होते कि वो इतने डेकेड्स गुजरने के बाद वो ठीक रह सके, क्योंकि उनको ज़ंग लग जाता है। लेकिन अगर तो आपका नए पाव है, तो फिर तो ज़िंक के पाइप्स नहीं होंगे, अब मटेरियल्स थोड़े चेंज हो चुके हैं। अब इसी पाइपिंग के साथ हीटिंग का भी आता है कि आपने हीटर भी चेक करना है कि वो उस घर की कितनी एफिशिएंसी है, क्योंकि पूरे जो आपका घर है ना, सबसे ज़्यादा कॉस्ट हीटिंग की लगती है। अगर तो पुराना हीटर है, जैसे ऑयल का है या गैस बॉयलर्स हैं, या 30 साल से वो पुराने हैं, तो वो तो लाजमी रिपेयर होंगे, ये रिक्वायरमेंट होती है। आपने वो घर लेने के 2 साल के अंदर अंदर चेंज करना होता है। लेकिन अगर तो वो इतने पुराने नहीं हैं, लाइक 10-20 साल पुराने हैं, तो फिर इतना ज़रूरी नहीं है कि वो आप लोग चेंज करो। अब ये जो हीटिंग और पाइप की चीज़ होती है ना, ये नॉर्मली एक ही फ़िर्मा होती है, एक ही कंपनी होती है जो ये दोनों चीज़ें चेंज करती है। हम लोगों ने फूसबोर्दन हाइसुंग यानी फ्लोर हीटर्स लगवाए हैं, तो हमारा जिस बंदे ने सैनिटरी का काम किया, यानी पाइप्स चेंज किए हैं, हीटर चेंज किया है, ये एक ही बंदे ने किया है, उसकी एक ही फ़िर्मा थी दोनों चीज़ों की। क्योंकि रेनोवेशन कॉस्ट में सबसे ज़्यादा कॉस्ट इस चीज़ की होती है, तो आप लोग
2 या 3 डिफरेंट कंपनी से अंगे बोर्ड बनवा लें और फिर आप लोग फ़ैसला कर लें अच्छा क्या रीज़नेबल पड़ रहा है। अब मैं आप लोगों को अपने फ्रेंड की एग्जांपल देती हूँ। उन लोगों ने अभी रिसेंटली घर ख़रीदा है और उन लोगों ने यही सोचा था कि वो लोग नहीं फूसबोदन हाउस यानी कि फ्लोर हीटर्स जो हैं वो नहीं लगवाएँगे। तो उन्होंने उनका पक्का यही था कि वो लोग नहीं लगवाएँगे। फिर उनको एक ऐसी कंपनी मिली जिन्होंने उनको इतनी अच्छी आंगे बोर्ड दी कि वो कहते हैं कि हम आपको इतने पैसों में सारा काम कर देंगे, यानी फ़र्श भी वही तोड़ेंगे, पाइप्स भी वही चेंज करेंगे, हीटर्स भी वही चेंज करेंगे और वो ओवरऑल जो आंगे बोर्ड थी ना वो बहुत ज़्यादा कम पैसे बन रहे थे उस चीज़ के कि आप ये पूरा काम एक सेपरेट कराओ। तो पूरा सर दर जब उन्होंने ले लिया ना और पैसे भी कम लग रहे थे तो फिर उन लोगों ने अपना डिसीजन ही चेंज कर लिया। उन्होंने कहा चलो ठीक है, अब हम लोग फ्लोर हीटिंग जो है वो लगवा लेते हैं। तो इसलिए 2 या 3 कंपनी से आप लोग लाज़मी पूछ लिया करें और बेटर यही होता है कि आप उन लोगों से भी मशवरा लें जो आपके फ्रेंड सर्कल में हैं, जिन्होंने ऑलरेडी घर ख़रीदा हुआ है, जो ऑलरेडी इस एक्सपीरियंस से गुज़रे हुए होते हैं। लेकिन मेरी बात आप लोग याद रखें, जो एंड डिसीजन होता है ना वो आपका ही होता है और आपका ही होना चाहिए। इसीलिए ज़रूरी है कि ये आप इन कामों में जल्दबाजी नहीं करें बल्कि सोच समझ के ये चीज़ें आप लोग फ़ैसला करें। और बल्कि न्यू रूल के मुताबिक अगर तो आप अपने घर की पूरी जो एनर्जी है वो रीन्यूएबल एनर्जी करा लेते हैं, यानी जैसे फ्लोर हीटर्स हैं, ठीक है, आप अपना पूरा सिस्टम ही चेंज कर देते हैं। फिर जर्मनी का एक इदारा है जिसको बाफा कहते हैं, वो फिर आपको जितनी भी आपकी कॉस्ट आई हुई होती है ना फ्लोर हीटर चेंज करने में, और जो पूरे आपने घर की एनर्जी एफिशिएंसी को चेंज किया है वो फिर आपको एक परसेंटेज अमाउंट होती है। नॉर्मली इट्स अराउंड 40%, लेकिन कम भी हो सकती है, तो वो फिर आपको ना रिटर्न कर देती है। और इसी तरह एक इदारा होता है KfW, इस पे हम बाद में आते हैं, उससे पहले मैं आपको एक और पॉइंट समझा देती हूँ। अच्छा, हीटिंग एंड पाइप्स की बात हो गई है, ठीक है, और बात हो गई है हमारी कि छतें, घर की छत आपने कैसे चेंज करनी है। अब हम बात करते हैं इंसुलेशन की। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपके घर की एफिशिएंसी इंप्रूव करने में बहुत हेल्प करता है। देन अगेन ये वन टाइम मॉडर्नाइजेशन चीज़ें होती हैं जो आपने करनी होती हैं। पुराने घर होते हैं उनकी घरों की इंसुलेशन इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, हीटर लगे हुए भी हों तो भी ऐसा ही लगता है जैसे बहुत ज़्यादा सर्दी आ रही है। उसके लिए फ़िरमा होती हैं, ट्रोकनबाउ फ़िरमा, आप अपने गूगल पे देखें, इधर-उधर देखें। हम लोग तो ये करते थे, हम लोग बाहर जा रहे होते थे ना, जब भी कोई गाड़ी नज़र आती थी जिस पे ऐड लगा होता था किसी भी चीज़ का, हम उसकी फ़ोटो बना लेते थे। तो अक्सर हेल्प हो जाती थी जब हम लोगों ने कहीं से आंगे बोर्ड बनवानी होती थी ना, तो हमारे पास 4-5 ऑप्शंस होते थे फिर, क्योंकि हर बात गूगल पे आपको नहीं मिलती होती। कुछ बहुत छोटी-छोटी कंपनीज़ होती हैं, तो वो गूगल पे उस तरह से अवेलेबल नहीं होती हैं, तो इस तरह से भी आप चीज़ें ढूँढ सकते हो। ये जो ट्रोकनबाउ फ़िरमा होती है ना, ये आपके घर की इंसुलेशन करती है। जो आपके घर की आउटर वॉल्स होती है ना, उस पे एक मटीरियल होता है, डेमुंग उसको बोलते हैं, वो लगाती है। घर की खिड़कियाँ और जो दरवाजे होते हैं वो भी यही कंपनी चेंज करती है। क्योंकि बेटर यही होता है कि आप एक ही कंपनी को सारा काम दे दो, तो उससे ये होता है कि आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा भी हो जाता है। लेकिन अगर आप दरवाजे एक और बंदे से लगवा रहे हो, खिड़कियाँ एक और बंदे से लगा रहे हो और आउटर इंसुलेशन भी आप एक अलग बंदे से लगा रहे हो, तो ज़्यादा चांस यही होता है कि आपकी रेनोवेशन कॉस्ट थोड़ी सी ऊपर चली जाएगी, क्योंकि फिर हर कंपनी फिर अपना वो अलग तरीके से पैसे लेती है। तो एक ही बंदा हो जो आपको मल्टीपल काम कर दे, वो ज़्यादा बेटर रहता है। ये हमारे एक्सपीरियंस की बात है। अच्छा, अब बात आती है KfW की। ये जर्मनी का वो इदारा है जो आप अपने घर की अगर इंसुलेशन इम्प्रूव करते हो तो फिर आपको ये, जैसे बाफा है ना, वो आपकी घर की एनर्जी एफिशिएंसी के ऊपर आपको रिटर्न देती है, कुछ पैसे वापस करती है। इसी तरह KfW भी जो है, आप घर की इंसुलेशन वगैरह चेंज करते हो तो वो आपको पैसे वापस करती है। लेकिन इनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। हम लोगों का KfW रिजेक्ट हो गया था और हमारे एक और फ्रेंड्स हैं, उज़ैर के एक और फ्रेंड हैं, उनका भी रिजेक्ट हो गया था, क्योंकि इनकी इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे माइंड में भी ये आ रहा है कि ये कहते हैं कि जी जो घर की आपने आउटसर डेमोंग कराई है, जो मटेरियल लगाया है ना डेमोंग का, जिससे इंसुलेट होता है घर, वो इतना ज़्यादा होना चाहिए और वो इतने सेंटीमीटर थिक होना चाहिए। मतलब छोटी-छोटी, बारीक-बारीक इनकी डिटेल्स होती हैं और बहुत मुश्किल होता है कि आप इनके क्राइटेरिया पे पूरा उतर सकें। लेकिन अगर आप पूरा उतर गए हैं तो वेल एंड गुड, फिर आपको ये पैसे वापस कर देती है, कुछ परसेंट जो है ना वापस कर देती है। एक लास्ट पॉइंट आता है घर की इलेक्ट्रिसिटी, घर की वायरिंग का। अगर तो आपके घर की सारी इलेक्ट्रिसिटी ठीक है और आप खुद भी सैटिस्फाइड हो तो वेल एंड गुड। लेकिन अगर आपको वही बात है, श्योरिटी नहीं है, तो आप एक इलेक्ट्रिकर को बुला के चेक करा सकते हैं कि घर की वायरिंग का क्या सिचुएशन है, आपने चेंज करनी है या नहीं करनी। फिर वही बात है कि आपने अंगे बोर्ड तैयार करा के वो भी रेनोवेशन कॉस्ट में इंक्लूड कर देनी है।
और अगर तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपने सिर्फ बाथरूम अपना पूरा रेनोवेशन करा रहे हो पूरे बाथरूम की, तो फिर फ़्लिश्त होता है, यानी ज़रूरी होता है कि आपने फिर उसकी भी वायरिंग आपने चेंज करनी होती है। लेकिन ये जो बारीकी के रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ये तो अब आप चैट जीपीटी से भी आसानी से पूछ सकते हो। मैं बस अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। लेकिन हमारे केस में अगर हम अपनी रेनोवेशन की बात करें ना, तो जितने भी पॉइंट्स मैंने अभी तक आपको बताए हैं ना, हाइसों का, पाइप्स का, छतों का, सब कुछ हम लोगों का नया था। इवन इलेक्ट्रिसिटी की तारें भी हमारी सारी नई थी। और फिर बात आती है, जो आप हर चीज़ से सैटिस्फाइड हो और आपने ये पॉइंट्स भी नोट कर लिए, फिर आते हैं स्ट्रक्चरल चेंजेस के, यानी कोई दीवार आपने तोड़नी है और आपने कुछ चेंजिंग्स करनी है अंदर घर के मैप में। फिर आप बुलाते हो स्टैटिकर को। स्टैटिकर की इंग्लिश में ट्रांसलेशन होती है स्ट्रक्चरल इंजीनियर। तो वो आपको बताता है कि अच्छा, आपने अगर ये खिड़की बड़ी करनी है या ये दीवार तोड़नी है, तो आपने एग्जैक्ट कितने साइज़ का सपोर्ट देना है घर को, या वो ये बताता है आपको कि ये घर की मेन सपोर्ट है, आप इसको नहीं तोड़ सकते हो इस दीवार को। लेकिन अगर आप लोगों ने डिज़ाइन चेंज कराना है, तो फिर आप एक आर्किटेक्ट को भी इनवाइट कर सकते हो। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें आपने पता है कब करनी है, ये आपने स्टार्टिकर को बुला लिया, सिमरमन बुला लिया, ये सारी बातें तब करनी है जब आप 100% श्योरिटी हो कि आपने ये घर ख़रीदना है। क्योंकि ये जितने भी बंदे हैं, ये फ़ीस लेते हैं अपना, इनकी अच्छी खासी फ़ीस होती है। तो ज़ाहिर आप फ़ीस तभी दोगे ना जब आपको एक चीज़ में श्योरिटी है। आपको श्योरिटी किसी चीज़ की नहीं, और आप ऐसे ही बंदे बुलाए जा रहे हो, खामखा का खर्चा ही है फिर। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे मिस कर गई हूँ, वो है एक बंदा होता है इनर्गी बेराटर, जिसको बोलते हैं। हम लोगों ने भी इनर्गी बेराटर बुलाया था। वो इसलिए आप बुलाते हो कि वो आपको बताता है कि आपने अगर अपने घर की एफिशिएंसी चेंज करनी है, आपने घर का हीटिंग सिस्टम चेंज करना है, तो वो आपको बताता है कि जी आपने पहले ठाइसुंग लगवाना है या आपने कौन से सिस्टम लगवाना है हीटर का। वो आपको बताता है कि आपने घर की एफिशिएंसी चेंज करनी है, तो कितनी थिक जो है आपने डेमोंग करानी है, इंसुलेशन करानी है। तो हम लोगों ने जब इनर्गी बेराटर आया था, तो उसने, वो आर्किटेक्ट का भी काम जानता था, तो उसने हमें घर का डिज़ाइन भी फिर थोड़ा बहुत बना के दिया था, जो कि जिससे हम काफ़ी सेटिस्फाइड हुए थे और हमारी कुछ कन्फ्यूजन्स भी सॉर्ट आउट हो गई थी। तो इस घर की रेनोवेशन हम लोगों ने उज़ैर पिछले 5 साल से कर रहे हैं, और सिर्फ वीकेंड्स पे होती है रेनोवेशन इसकी। और बीच में अक्सर उज़ैर छुट्टी ले लेते हैं, या बीच में कोई छुट्टियाँ आ जाती हैं, तो फिर उसकी रेनोवेशन होती है इस घर की। तो ये हमारा पिछले 5 साल का एक तरह से नॉन स्टॉप प्रोसेस ही चल रहा है, जिसमें उज़ैर वीकेंड्स पे ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन इसमें अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंसेस भी आ जाते हैं। कुछ काम हम लोगों ने खुद किए हैं, और कुछ काम उज़ैर ने किसी कंपनी से कराए हैं, जैसे हीटिंग का ऑफ कोर्स, पाइप जो चेंज कराएँ, इलेक्ट्रिसिटी का काम, ये जो मेन बड़े-बड़े काम थे, ये तो ऑफ कोर्स प्रोफेशनल्स ही करते हैं। खिड़कियाँ भी उज़ैर ने प्रोफेशनल चेंज कराई थी, और दरवाजे भी उज़ैर ने खुद नहीं लगाए। लेकिन जो घर का बाकी सारा काम है ना, मैंने अपने फर्स्ट 2 व्लॉग्स अपलोड किए थे ना, जो ये वाले, जो मेरे थंबनेल्स बहुत अजीब थे उस टाइम, मुझे पता है। लेकिन इन वीडियो के अंदर बड़ी काम की बातें मैंने बोली नहीं है, तो आप लोग ये देख लीजिएगा। तो कुछ काम जो हैं उज़ैर ने खुद किए हैं, जैसे ये छोटे काम, ये तो बहुत छोटे काम है जो अभी उज़ैर इस वीडियो में कर रहे हैं। जैसे उज़ैर ने विनाइल का जो फ्लोर है वो खुद लगाया है, और ये जो बॉर्डर्स होते हैं ये भी खुद लगाया हैं। तो ये छोटे-छोटे काम जो हैं उज़ैर ने खुद किए हैं। और पेंट भी जो है हम लोगों ने ज़्यादा प्रोफेशनल से ही कराया है, बस 1-2 दीवारें खुद पेंट की हैं हम लोगों ने। तो लेकिन फिर भी ये काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस था, और अभी तक है। अभी हमारा लिविंग रूम आके कंप्लीट हुआ है, और हमें शिफ्ट हुए हुए 1 साल हो गया हुआ है। और बस हमारे पास एक किचन था, बाथरूम था, और बस एक बेडरूम था, इसके अलावा और कुछ भी नहीं था। तो ये लिविंग रूम की बिल्कुल जो है रीसेंट वीडियोज़ हैं, और अभी हमारा काफ़ी काम रहता है अभी भी लिविंग रूम का। फैंसी काम बोल लो रहता है, लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि बेसिक सा काम हो गया है। अब लास्ट पॉइंट फाइनेंसिंग का रह गया है, तो वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को बताऊंगी। मुझे शायद था कि इस व्लॉग में सब कुछ कवर हो जाएगा, लेकिन नहीं हो सका, क्योंकि व्लॉग बहुत ऑलरेडी लंबा हो गया। तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को फाइनेंसिंग का बताऊंगी कि हम लोगों ने कैसे, फाइनेंसिंग के कौन से ऑप्शंस थे हमारे पास, या कैसे हम लोगों ने फाइनेंसिंग की है। और किचन और बाथरूम के व्लॉग्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं, उनमें भी मैंने आपको रेनोवेशन कॉस्ट उन दोनों की बताई हुई है ऑलरेडी। तो अगर आपका कोई और क्वेश्चन है, तो इस वीडियो के नीचे लाजमी कमेंट करना, ताकि जब मैं फाइनेंसिंग का नेक्स्ट व्लॉग अपलोड करूंगी ना, तो उसमें मैं उस क्वेश्चंस की भी आंसर कर दूँ। हम लोगों ने एक छोटी सी आर्च बनाई है वॉल हैंगिंग के लिए, फ्रेम्स हैंगिंग के लिए। तो ये उज़ैर ने फ्रेंच क्लीट सिस्टम से बनाई है, ताकि अगर इसको कभी उतारना पड़े तो पूरी दीवार ना तोड़नी पड़े, या कोई अगर बीच में पीछे LED लाइट लगानी है तो उसकी इलेक्ट्रिसिटी के लिए।
ये फ्रेंच क्लीट सिस्टम अगर किसी को पता है, तो मुझे भी नहीं पता था, मुझे भी उज़ैर से ही पता चला है। बहुत सी चीज़ें उज़ैर से पता चली हैं और आप लोगों को लगता होगा कि मेरी डॉइच बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है। मेरी स्प्रेखन जो है वो बिल्कुल आसवाए है, लेकिन इसलिए शायद आप लोगों को फ़ील होता है क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स जो हैं वो मैंने उज़ैर से क्योंकि लर्न किए हैं, तो वो मुझे आते ही जर्मन में। इसलिए जब मैं वॉइस ओवर कर रही होती हूँ ना, तो बिल्कुल वो मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रही होती कि इसकी उर्दू क्या है, इसकी इंग्लिश क्या है, क्योंकि मैंने लर्न ही जर्मन में किया है। जैसे फॉर एग्जांपल स्टाटिकर, एनर्गी बेराटर, इस तरह के वर्ड्स। ओके, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। ओके, बाय, चाओ। She's like from Rome, oh. She's like from Germany, oh.